हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस था उसका मैं सेकेंड बुक का पहला चैप्टर आप सभी को पढ़ा रहा था। तो उसी का आज मैं आप सभी के लिए पहला चैप्टर जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने आप सभी को 1 से 7 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। मैं जितना भी क्वेश्चन आज बताऊंगा और कल जो इतना बताया था सात सात गो, वो 100% किसी ना किसी साल परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई 2017 में पूछा गया, कोई 2019 में पूछा गया है, कोई 2022 में पूछा गया है। तो हर क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो हर बार किसी ना किसी साल में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको हम कहते हैं 100% गारंटी देते हैं कि आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा और नोट नोट करने के बाद आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा और आप परीक्षा में पूरा लिख कर आइएगा, आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बस मेरा यही एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जानते हैं कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय क्या है, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिक न्याय का ही एक अंग होता है आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या होता है कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी का विकास हो। और आर्थिक न्याय का कहने का मतलब है कि समाज में वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो न्याय उन्हें उन्हें न्याय मिलना चाहिए, तो समान न्याय मिलना चाहिए। तो उसी को ही आर्थिक न्याय कहते हैं। तो आइए समझते हैं। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वह सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। मैंने आपको बताया था कि आर्थिक न्याय जो है सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। समाज आर्थिक न्याय का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। कि आपको अगर रोजगार मिला तो आपको भी रोजगार मिलेगा, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिलेगा, तो आप भी बेरोजगार हैं तो आपको भी रोजगार मिलेगा। भेदभाव की समाज में भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान का न्याय मिलेगा, समान का अधिकार मिलेगा। और समाज में रहने वाले नीचे जाति के जितने भी लोग हैं उनको सम्मान पूर्वक जीने देना चाहिए और उनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, उनका बेइज्जती नहीं करना चाहिए। यही यही होता है आर्थिक न्याय। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आर्थिक न्याय क्या होता है, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। आर्थिक न्याय कहने का मतलब होता है कि समाज में वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनको समान न्याय, समान अवसर, समान समान विकास दिया जाए ताकि वे भी समाज में समाज के बराबर चल सके। तो इसी को ही आर्थिक न्याय कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा, आइए जानते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है क्या, आइए जानते हैं। क्वेश्चन 9 है, विकास के 2 मॉडल कौन से हैं। विकास के कौन कौन से ऐसे 2 मॉडल हैं और भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया। तो आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं।
क्वेश्चन को जानने से पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। तो विकास के दो मॉडल कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ विकास के दो मॉडल। एक है, पहला है पूंजीवादी और दूसरा है साम्यवादी। पहले हम जानते हैं पूंजीवादी क्या होता है। पहले जानते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई अगर व्यक्ति है और उसका अगर संपत्ति है, तो उस संपत्ति का वह व्यक्ति खुद मालिक रहेगा, वह खुद मालिक रहेगा, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, तो उसे ही पूंजीवादी कहते हैं। और यह इस तरह की व्यवस्था पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है। उसके बाद साम्यवादी को समझते हैं। साम्यवादी क्या होता है? साम्यवादी का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार न होकर राज्य सरकार का अधिकार होता है, तो उसे साम्यवादी कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपका जमीन है, अगर आपका संपत्ति है, अगर आप साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो आपका जो जमीन संपत्ति है वो आपका ना होकर राज्य सरकार का हो जाएगा, तो इसी को ही साम्यवादी कहते हैं। साम्यवादी का विस्तार सबसे अधिक पूर्वी देशों में हुआ था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूंजीवादी और साम्यवादी किसे कहते हैं। आगे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? तो भारत ने दोनों मॉडल को अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आपका जो संपत्ति होता है उस पर आपका भी अधिकार होता है और राज्य सरकार का भी अधिकार होता है, तो उसी को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए किताब की भाषा से समझते हैं। कह रहा है, भारत आजाद होने के बाद राष्ट्र निर्माण और विकास संबंधी दो मॉडल अपनाया। भारत जब आजाद हो गया, आजाद होने के बाद भारत राष्ट्र का निर्माण कर रहा था और राष्ट्र का विकास कर रहा था। तो जो देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो देश का निर्माण कर रहे थे, राष्ट्र निर्माण कर रहे थे, वे सोचने लगे कि पूंजीवादी व्यवस्था अपनाए कि साम्यवादी व्यवस्था अपनाए। तो इस पे बहुत बात विमर्श चला। उसके बाद आइए जानते हैं। आइए जानते हैं पहला पूंजीवादी मॉडल। पूंजी मॉडल का मतलब वही होता है व्यवस्था। तो पूंजीवादी मॉडल, इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति का खुद मालिक होता है, तो उसे उस व्यवस्था को पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। जैसे पश्चिमी देश। पूंजीवादी मॉडल कहने का मतलब होता है कि आपके संपत्ति पर आपका खुद का अधिकार होता है, आपका खुद निजी अधिकार होता है, तो उसे पूंजीवादी मॉडल कहते हैं, जैसे पश्चिमी देश। तो आप पूंजीवादी समझ गए होंगे। अब जानते हैं समाजवादी। समाजवादी और साम्यवादी एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो समाजवादी जानते हैं, समाजवादी मॉडल, इस व्यवस्था में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है तथा समस्त उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है, जैसे पूर्वी देश। समाजवादी मॉडल में क्या होता है कि अगर आपका संपत्ति है, तो आपका उस पर अधिकार नहीं होगा। उस पर सिर्फ राज्य सरकार का ही अधिकार होगा, उस पर राज्य सरकार ही कार्य कर सकती है, तो उसे समाजवादी मॉडल कहते हैं। जैसे पूर्वी देश में समाजवादी। एक बात और आपको बता देता हूँ कि समाजवादी का अगुवा समझते हैं, तो अगुवाई देश जो था वो सोवियत संघ था, और पूंजीवादी का अगुवाई देश अमेरिका था। तो इसको याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूंजीवादी का अगुवाई देश कौन था, तो अमेरिका, और साम्यवादी का अगुवाई देश कौन था, तो सोवियत संघ। तो हम पूंजीवादी और समाजवादी को समझ गए। अब भारत कौन सा मॉडल अपनाएगा इसके बारे में समझते हैं। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी, ने इन दोनों मॉडल
कि अच्छी बातों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र का सहयोग होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने पूंजीवादी मॉडल में भी कुछ अच्छाई देखा, साम्यवादी मॉडल में भी कुछ अच्छाई देखा, तो उस अच्छाई बातों को उठाकर भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ दिया। तो उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने लगा कि इसमें पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था है और साम्यवादी वादी भी अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अगर कोई उद्योग, माने कोई उद्योग है, तो उसमें सरकार का भी योगदान रहता है और निजी व्यक्ति का भी योगदान रहता है, तो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कि विकास के दो मॉडल कौन से हैं और भारत के द्वारा कौन कौन सा मॉडल अपनाया गया, तो आप लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो विकास के दो मॉडल कौन से हैं, ये VVI है, इसको आप 100% याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना पड़ता है। इसे आप समझ गए होंगे तो आपका याद हो जाएगा कि पूंजीवादी क्या है, मिश्रित पूंजीवादी क्या है और साम्यवादी क्या है और मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो समझ गए होंगे। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पास कौन कौन सी चुनौती आई। जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत का विभाजन हो गया, तो भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां आई राष्ट्र के निर्माण में, तो आइए समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मुख्य रूप से कितनी चुनौतियां आई, तो 3 चुनौतियां आई, याद रखिएगा। तो आइए इसको समझते हैं। पहला चुनौती क्या, आइए जानते हैं। पहला चुनौती, विविधताओं से परिपूर्ण देश में किस प्रकार एकता स्थापित की जाए। कहने का मतलब है कि जो भारत में इतना विविधता है, विविधता कहने का मतलब है कि भारत में इतना धर्म के लोग हैं, इतने जाति के लोग हैं, इतने भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग रूप भेष भाषा वाले लोग हैं, अलग खाना पीना खाने वाले लोग हैं, तो इसी को विविधता कहते हैं। तो यह चुनौती थी कि इस विविधता जो है, विविधता में एकता कैसे स्थापित किया जाए, तो पहली चुनौती ये थी। उसके बाद दूसरी चुनौती को हम जानते हैं। संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार की जाए। कहने का मतलब है कि जो संविधान में लिखा गया है कि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली हो, तो उस लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार की जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती था। आइए तीसरा चुनौती को जानते हैं। तो तीसरा चुनौती कह रहा, ऐसा विकास जिससे किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि समस्त समाज का विकास हो, कैसे किया जाए। कहने का मतलब है कि जब देश में विकास किया जाएगा, तो अगर कोई नीचा जाति है, कोई ऊंचा जाति है, तो ऊंचा जाति को ज्यादा विकास किया जाए और नीचा जाति को कम विकास किया जाए, तो ऐसा नहीं हो, ताकि समाज में ना कि पूंजीवाद अथी ऊंचा जाति को ऊंचा जाति का ज्यादा विकास हो और नीचा जाति का कम विकास हो, ऐसा ना होकर समाज में रहने वाले सभी वर्ग का समान विकास हो, या कैसे किया जाए, तो ये एक बड़ी चुनौती थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मुख्य रूप से कितना चुनौती आए, तो आप 3 चुनौती लिख दीजिएगा। पहला कि विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकता कैसे स्थापित किया जाए, संविधान में जो लोकतांत्रिक प्रणाली लिखी थी उसे देश में किस तरह से लागू किया जाए, भारत में रहने वाले सभी लोगों का विकास एक साथ कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। ये सभी चुनौती थी स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने। ये सबको आप लिख दीजिएगा। आपका हम कहते हैं 100% आपको गारंटी देते हैं, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी VVI है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। कहने का मतलब है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत हल्का प्रश्न है, हलवा, जिसे हलवा प्रश्न कहते हैं, वैसा प्रश्न है। राजतंत्र कहने का मतलब होता है कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, और राजा महाराजा के मर जाने के बाद उनके बेटा जो राजा बनते थे, उनके मरने के बाद उनका बेटा राजा बनते थे, तो इसी को ही राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होता है वे वोट देकर राजा को नहीं बनाता है, जब ताकि नहीं बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो जो शुरू जिनका बाप दादा राजा था वही आगे जाकर राजा बनेगा, उस राजतंत्र में ही होता है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में होता है कि आपको जनता के द्वारा वोट मिलेगा, आप चुनाव में जीतेंगे, तब जाकर आप गद्दी पर बैठेंगे, और आप समय तक ही 5 साल या जितना समय होता है उतने साल तक आप गद्दी पर बैठेंगे, फिर पुनः जनता का वोट प्राप्त करेंगे और तब जाकर आप फिर गद्दी पर बैठेंगे। तो गणतंत्र में यही होता है। गणतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, इसमें गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। तो आइए समझते हैं राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो राजतंत्र और गणतंत्र शासन की दो अलग अलग प्रणाली है। राजतंत्र जो है और गणतंत्र जो है, ये शासन की दो अलग अलग प्रणाली है। राजतंत्र में अलग शासन प्रणाली है, गणतंत्र में अलग शासन प्रणाली है। तो इसी के बारे में हमें समझना है। तो आइए समझते हैं। पहले हम समझेंगे राजतंत्र, सॉरी बच्चों, पहले हम समझेंगे राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है। पहले हम समझेंगे राजतंत्र। राजतंत्र इस शासन प्रणाली में राजा का बेटा ही राजा ही ऐसे होगा, ही राजा बनता है। इस शासन प्रणाली में जनता की वोटों की आवश्यकता नहीं होता है। कहने का मतलब है कि राजतंत्र में जो होता है, राजतंत्र जो शासन प्रणाली है, जो प्राचीन समय में होता था, आज से कुछ साल पहले भी होता था, तो इस शासन प्रणाली में क्या होता था, अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही आगे जाकर राजा बनेगा। उस इस शासन प्रणाली में जनता के वोटों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे ही राजतंत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं अगर आप लोग राजतंत्र के बारे में समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र कहने का मतलब क्या होता है, तो आइए समझते हैं। इस शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख जनता के वोटों के आधार पर चुना जाता है। जो गणतंत्र है, एक शासन प्रणाली है। इसमें अगर आपको राष्ट्र का राजा बनना है तो आपको पहले जनता का वोटों की आवश्यकता होती है, तब जाकर आप राष्ट्र का राजा बन सकते हैं, तथा निश्चित समय के बाद उसे पुनः जनता का समर्थन प्राप्त करके ही पद प्राप्त होता है। अगर आप एक बार राष्ट्र का राजा गणतंत्र के अंदर अगर आप एक बार राष्ट्र का राजा बन गए, तो आपके समय के समय अंतराल के बाद आपको फिर से जनता के वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आप जनता आपको सपोर्ट करेगा, आपको वोट देगा, तब जाकर आप फिर उस पद पर जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको अगर जनता वोट नहीं देगी, सपोर्ट नहीं देंगे, तो आप राजा से सीधा नीचे गिर जाएंगे और आप देश का राजा नहीं रहेंगे। तो आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, तो राजतंत्र में लिख दीजिएगा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और गणतंत्र में लिख दीजिएगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसमें जनता के वोटों के द्वारा राजा को बनाया जाता है, तथा एक समय अंतराल के बाद फिर से राजा को जनता की वोटों की आवश्यकता पड़ती है। अगर जनता सपोर्ट करेगा तो फिर वह पुनः राजा बनेगा, अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगा तो वह राजा फिर से नहीं बनेगा। राजा कहने का मतलब यहाँ होता है कि प्रधानमंत्री। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा नीति क्या है। भाषा नीति क्या है। तो भाषा नीति कहने का मतलब है, तो आइए समझते हैं। किसी भी देश, थोड़ा गलत स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों। तो कहने का किसी भी
किसी भी देश देश में राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र का प्रमुख लक्षण है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय भाषा है तो उस राष्ट्र का निर्माण आसानी से होगा। लेकिन अगर किसी भी देश में राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो उस देश के निर्माण में बहुत सी कठिनाइयां आएगी। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यहाँ पर राजकीय भाषा है, जिसे हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया है, राष्ट्रीय भाषा एक भी नहीं है। जब हिंदी को राष्ट्रीय, आपको मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा था तो अन्य भाषा बोलने वाले लोग जो थे वे दंगा करने लगे कि नहीं, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया। तो अंतिम में बहुत बात विमर्श किया गया और हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि किसी भी देश में एक राष्ट्रीय भाषा होना अति आवश्यक है। उसके बाद आगे समझते हैं। भाषा लोगों में भावनात्मक लगाव उत्पन्न करता है। कहने का मतलब होता है कि अगर मानिए अगर आप बिहार से हैं, बिहार से आप दिल्ली गए तो आपका वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन अगर एक दिल्ली में आपको एक बिहारी मिल जाए और आप दोनों बात करने लगे और आपका भाषा दोनों का सेम है, तो आपके अंदर अंदर दोनों के अंदर अंदर एक लगाव उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ, ये मेरे राज्य का है, मेरे जैसा भाषा बोलता है, तो कुछ संबंध हो जाता है। तो उसी तरह से होता है कि भाषा जो होता है लोगों में भावनात्मक लगाव उत्पन्न करता है। तो समझ गए होंगे, आशा करते समझ रहे होंगे। उसके बाद भाषा से ही किसी जनसमूह की पहचान होती है। भाषा से ही जनसमूह की पहचान होती है। कहने का मतलब होता है कि अगर आपका जो भाषा है किस तरह का भाषा है तो आपका उस भाषा से पहचान हो जाता है कि आप किस समूह के अंतर्गत आते हैं। आप बिहार से आते हैं या झारखंड से आते हैं या बिहार के अंतर्गत भी कई क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है कि मैथिली से आते हैं कि भोजपुरी भाषा बोलते हैं कि मैथिली भाषा। तो इसी तरह का जो भाषा होता है वो जन समूह की पहचान करा देता है। उसके बाद आगे समझते हैं। जो थे हमारे एक महान व्यक्ति जो कहते हैं भाषा के बारे में क्या कहते हैं ये जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे कि भाषा हमारी त्वचा के समान है जिसे बदला या फेंका नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का भाषा के बारे में कहते हैं कि भाषा हमारी त्वचा के समान है। त्वचा का समान कहने का मतलब है कि भाषा जो है हमारे जिस तरह से त्वचा हमारे शरीर का एक अंग है, उसी तरह से भाषा भी हमारे शरीर का एक अंग है। जिस तरह से हम त्वचा को शरीर से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से हम भाषा को भी अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यही कहते हैं कि जिस तरह से त्वचा को हम अलग नहीं कर सकते शरीर से, उसी तरह से भाषा को भी हम अलग नहीं कर सकते अपने शरीर से। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा नीति क्या है तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपका पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 13 पर चलते हैं और क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आइए समझते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है विभाजन का क्या परिणाम हुआ था। जब हमारा भारत का विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद कौन कौन से परिणाम हुए, तो उस परिणाम को आइए जानते हैं। तो विभाजन के बाद निम्नलिखित परिणाम हुए। विभाजन के बाद निम्नलिखित परिणाम हुए, तो निम्नलिखित परिणाम को जानते हैं। तो पहला परिणाम है विभाजन के बाद कुछ जनसंख्या को मूल निवास को छोड़ना पड़ा। विभाजन के बाद कुछ जनसंख्या को अपने मूल निवास को छोड़ना पड़ा। कहने का मतलब है कि जब देश का विभाजन हो गया तो जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहे थे और इनका जो ये जो पैतृक पैतृक संपत्ति था और इनका भी पैतृक संपत्ति था, तो विभाजन के बाद इनको अपना पैतृक स्थल छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा और इनको भी अपना पैतृक स्थल छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। तो यही एक बड़ी परिणाम हुआ था कि अपना पैतृक जमीन को छोड़ना पड़ा विभाजन के बाद।
उसके बाद विभाजन के बाद शरणार्थियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जब विभाजन हो गया तो जो हिंदू थे वे पाकिस्तान में शरणार्थी बन गए और जो मुस्लिम थे वे हिंदुस्तान में शरणार्थी बन गए। तो शरणार्थी बन गए तो इनकी जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम थी उनकी उनको लोग हिंदुओं ने मारने लगा और जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको मुस्लिमों ने मारने लगा। तो ये जो सब शरणार्थी थे इनको बहुत दिक्कत होने लगा कि कैसे अपना जान बचाए, किस तरह से बचे। तो ये भी एक समस्या परिणाम हुआ विभाजन के बाद। उसके बाद तीसरा परिणाम जानते हैं कि तीसरा परिणाम क्या हुआ था विभाजन के बाद। तीसरा परिणाम हुआ था कश्मीर समस्या उत्पन्न हो गया। कश्मीर समस्या उत्पन्न हो गया। विभाजन से पहले भारत पाकिस्तान सब एक था, कश्मीर भी भारत का ही अंग था। लेकिन विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान कहने लगा कि कश्मीर मेरा है, तो भारत कहने लगा कश्मीर मेरा है। तो यह एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद चौथा परिणाम क्या हुआ, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे थे वो शुरू हो गए। पहले हिंदू जब विभाजन नहीं हुआ था तो हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे, लेकिन विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होने लगे। अगर भारत में मुस्लिम हिंदू दोनों अगर रह रहे हैं तो एक क्षेत्र में, तो दोनों के बीच दंगे फसाद शुरू हो गए थे। उसके बाद पांचवा परिणाम है विभाजन के बाद जान माल की काफी क्षति हुई। विभाजन जब हुआ तो एक देश से दूसरे देश जब शरणार्थी जाने लगे तो इस जाने के दौरान कई लोगों की जानें चली गई, जो कि बहुत बड़ा एक समस्या उत्पन्न परिणाम हो गया था, समस्या हो गया था। उसके बाद इसके बाद भी आप लिख सकते हैं कि विभाजन के बाद जल के बीच जल के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा, बॉर्डर के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा। और उसके बाद आतंक के चलते भी दोनों देशों के बीच क्या कहते तनाव बढ़ने लगे। तो आप इस सब को लिख दीजिएगा, आपका नंबर फुल फिल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि विभाजन का क्या परिणाम हुआ, तो आप 5 लिख दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये समझते हैं। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश क्या है। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश क्या है। कहने का मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश मतलब भारत। केंद्र शासित प्रदेश मैं आपको पहले समझा देता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश देखिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं। राज्य पर राज्य सरकार का अधिकार होता है और राज्य का खुद का अधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार में ऐसा नहीं होता है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, जिसका खुद का अधिकार प्राप्त नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश पर सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन कर सकता है और इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य कर सकता है। तो आइए किताब के व्यू से चलते हैं। तो कह रहा है वो राज्य जिस पर राज्य सरकार का अधिकार न होकर सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि वो राज्य से केंद्र शासित कहते हैं वो राज्य जिस पर राज्य सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता। राज्य सरकार उस वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर सकती, कोई भी योजना नहीं ला सकती। वहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य कर सकती है, केंद्र सरकार ही योजना ला सकती है, केंद्र सरकार का ही उस पर प्रशासन होता है। तो उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जितना भी है भारत में उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य कर सकती है, राज्य सरकार उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। भारत में कुल अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला 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 है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। दूसरा है लद्दाख। दूसरा लद्दाख। तीसरा चंडीगढ़। उसके बाद चौथा दिल्ली।
पांचवा हो जाएगा दादर नगर, दादर नगर हवेली, हवेली दमन व द्वीप, दमन व द्वीप। उसके बाद 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद हो जाएगा क्या कहते हैं, पुदुचेरी, पुदुचेरी। उसके बाद हो जाएगा लक्षद्वीप। उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार, निकोबार। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना केंद्र शासित प्रदेश, कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो आशा करते हैं आप लोग लिख दीजिएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप 8 केंद्र शासित प्रदेश को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 से 3 या 4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या गूगल पर सर्च मारकर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 है, तो 8 को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन व द्वीप, पुदुचेरी और लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। बस हमारा यही तक आज रहता है। फिर कल के वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारा जो है लघुतरीय क्वेश्चन लगता है काफी समाप्त हो चुका है। 1 2 और बचा होगा लघुतरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लाएंगे और उसके बाद हमारा ये लेसन सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो हम वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, कल मिलते हैं।